तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक, जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन। तो चलिए इसे हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था केमिकल रिएक्शन के बारे में। अब हम लोग देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। देखिए, जब भी कोई चेंज होता है तो क्या होता है, मतलब कि जब कोई केमिकल चेंज होता है तो केमिकल रिएक्शन वहाँ पे होता ही है। यानी कि जब भी कोई भी चेंज होता है तो केमिकल रिएक्शन होता है। और जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसे हम लोग कैसे लिखें, मतलब कि कैसे हम लोग ये देखें कि क्या हुआ, या फिर कोई आसान सा तरीका है क्या उन्हें डिनोट करने का। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको याद है वो वाला रिएक्शन जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था, तो उस समय असल में एयर से जो ऑक्सीजन थी वो उससे कंबाइन हुई। ठीक, तो उसके बाद क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे प्लेट में निकला था। किस कलर का था, वाइट कलर का था। कि हमने उसे पहले साफ़ किया था। क्यों साफ़ किया था, ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हट जाए और वो आसानी से बर्न हो सके। ठीक है, अब शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे इसे हम लोग एक लाइन में कैसे लिख सकते हैं। हम लोग इसे लिख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू, मतलब एक एरो का साइन लगा के हम लोग लिख देते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम लोग इसे कहते हैं रिएक्टेंट। देखिए ये जो एरो होता है हमारा इस टाइप का, ये क्या होता है, ये हमारा एक सेंटर वाला काम करता है। मतलब ये हमारा एक बीच वाला काम करता है। ये बीच में रह के क्या करता है, ये इसके जो लेफ्ट साइड रहेगा, इसके जो लेफ्ट साइड रहेगा उसे हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। इसके जो राइट साइड रहेगा उसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। क्या, इसके जो लेफ्ट साइड रहेगा उसे हम लोग कहेंगे रिएक्टेंट, इसके जो राइट साइड रहेगा उसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। इतना समझ में आया। बहुत ही आसान सी बात है कि हम लोग केमिकल रिएक्शन से पहले जो चीज़ हमारे पास थी उसे कहते हैं रिएक्टेंट। केमिकल रिएक्शन के बाद हमारे पास जो नई चीज़ आई उसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। इतना समझ में आया। अब जो रिएक्टेंट होता है प्यारे बच्चों, ये कंबाइन होकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब हम लोग ये सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। ठीक है, बैलेंस क्यों किया जाता है पहले ये जानते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग ये पिछले क्लास में पढ़े थे कि केमिकल लॉ ऑफ, मतलब कि जो केमिकल लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन था वो क्या था, कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। याद आया कुछ, नाइन्थ वाला? नहीं पढ़े थे तो भी कोई बात नहीं, बता देता हूँ कि एटम जो होते हैं वो कभी भी ना तो क्रिएट किए जा सकते ना तो डिस्ट्रॉय किए जा सकते। कारण क्या है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। क्योंकि जब कई साइंटिस्ट लोग, कई केमिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट किए थे तब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे जो केमिकल इक्वेशन होता है उसे हम लोग और छोटे में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, उनके सिंबल के माध्यम से। मतलब कि जो सभी एलिमेंट होते हैं उन्हें उनका उनका सिंबल दे दिया गया है। जैसे मान लीजिए कोई एक एलिमेंट हो गया, उसका एक अलग सा सिंबल, हर एलिमेंट का अलग अलग सिंबल दे दिया गया है। सिंबल कैसे लिखा जाता है ये हम लोगों ने पिछली क्लास में ही पढ़ा था। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, नाइन्थ में? ठीक है, नहीं पढ़ा था आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में, वहाँ पे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले में, तो बस उसी तरह से हम लोग इसका नेमिंग करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे प्यारे बच्चों हमें देखने को मिला है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो फॉर्म हो रहा है वो कैसे फॉर्म हो रहा है, मैग्नीशियम प्लस O2 से। ठीक, अब प्यारे बच्चों हम लोग इसे चलिए बैलेंस करते हैं। क्यों बैलेंस करते हैं, क्योंकि हमें केमिकल लॉ ऑफ कंपोजिशन को फॉलो करना है कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये किस में आता है, कंजर्वेशन ऑफ मास वाले में। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखिए अब इसे कैसे बैलेंस करते हैं। पहले हम लोग ये जान लेते हैं यार, बैलेंस क्या होता है, अनबैलेंस क्या होता है। ऐसा केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन जिसमें दोनों साइड में एटम्स बराबर हो उन्हें हम लोग बैलेंस कहते हैं। मतलब कि जितना एटम पहले हमने लिया था रिएक्शन के उतना ही एटम बाद में ही हो। ऐसा नहीं कि भैया उसमें से दो ठो घटा दो, दो ठो बढ़ा दो। नहीं, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे लॉ के खिलाफ चला जाएगा। ठीक है, अब ये वाला इक्वेशन देखिए, इसमें जिंक प्लस सल्फरिक एसिड से जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन हो गया। इसे हम लोग और क्या लिख सकते हैं, देखिए सल्फेट का फार्मूला आप लोगों को बता देता हूँ, होता है SO4। क्या होता है, सल्फेट का फार्मूला होता है SO4। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे जिंक, तो हमने इसे लिखा जिंक। सल्फरिक एसिड का फार्मूला बच्चा बच्चा जानता है, H2SO4 होता है। अब जिंक सल्फेट का फार्मूला हो जाएगा ZnSO4 प्लस में हाइड्रोजन। ये हमारा रिएक्शन हुआ था कि नहीं हुआ था, ऊपर जो जिंक ग्रेन्यूल वाला था उसमें नहीं हुआ था, जब हमने जिंक ग्रेन्यूल डाला था। तब इस केस में यदि आप लोग देखेंगे
तो जितने एटम राइट साइड में है उतने एटम लेफ्ट साइड में भी हैं। जैसे राइट साइड में जिंक का कितना एटम है, एक। लेफ्ट साइड में जिंक का कितना एटम है, एक। राइट साइड में हमारे सल्फरिक मतलब जो सल्फेट है उसका कितना एटम है, एक। मतलब SO4 एक ही ना है, हाँ एक ही है। तो इधर भी SO4, इधर भी H2, इधर भी H2। तो ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा। ये कौन सा केमिकल इक्वेशन होगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो एक साइड में एलिमेंट है वही दूसरे साइड में भी एलिमेंट है। जैसा कि आप लोग इस टेबल में दिखाया गया है कि देखिए जो जिंक का एलिमेंट है वो इधर भी 1, इधर भी 1, और हाइड्रोजन इधर भी 2, इधर भी 2, सल्फर इधर भी 1, इधर भी 1, ऑक्सीजन इधर भी 4, इधर भी 4। तो ये हमारा बैलेंस्ड हो जाएगा। अब अनबैलेंस्ड कौन होता है, जब हमने ऊपर ये वाला देखा था मैग्नीशियम वाला, ये वाला। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों ये कैसे अनबैलेंस्ड है। देखिए यहाँ पे Mg यानी मैग्नीशियम एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही है। तो ये हमारा अनबैलेंस्ड है और ये गलत इक्वेशन है। क्यों गलत है, क्योंकि ये हमारे लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन को यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता है। इस ये रिएक्शन हमें ये दिखा रहा है कि पहले 2 ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन घट गया, यानी कि एक ऑक्सीजन एटम मर गया। ऐसा हो ही नहीं सकता भैया, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो इसी वजह से हमारा ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे में। देखिए अब जब दोनों साइड पे मतलब जो हमारी एरो लगी रहती है उसके दोनों साइड में यदि एलिमेंट की संख्या बराबर है, नंबर बराबर है, तो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है। अब ये वाला देखिए, ठीक है, इसमें है Fe यानी फियरस यानी कि आयरन, H2O यानी कि वाटर। अब इन दोनों का रिएक्शन होगा, चलो भैया होने दो। तो हो गया Fe3O4 प्लस में H2, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं ये बैलेंस है कि नहीं, एक बार अपने से भी ट्राई कीजिए। देखिए यहाँ पे Fe का एक एटम, यहाँ पे 3 एटम। अरे ये कैसे हो सकता है, ये तो कह रहा है कि यार Fe का 2 एटम बढ़ गया, यानी कि 2 एटम रिएक्शन में क्रिएट हो गया। पर ऐसा तो होता ही नहीं, यानी कि ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। तो हम लोग इसे अब बैलेंस करना सीखेंगे। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग यदि बैलेंस करना चाहते हैं तो हमें उसके किनारे किनारे ऐसा ऐसा डिब्बा बनाना पड़ेगा। कैसा डिब्बा बनाना पड़ेगा, बिल्कुल ही ऐसा डिब्बा बनाना पड़ेगा। मान लीजिए ऐसे ऐसे डिब्बे बना लीजिए। ऐसे ऐसे डिब्बे बनाने के बाद इन्हें सेपरेट ही रखिएगा। ये नहीं कि भैया मान लीजिए ये मेरा फियरस है यानी कि आयरन है और हाइड्रोजन, इसे एक डिब्बे में रख लेते हैं और इसे हम लोग एक डिब्बे में रख लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हमें सबको एक ही डिब्बा में रखना है पूरा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों जो हम लोगों ने डिब्बा बना लिया उसके बाद इनके नंबर को काउंट करते हैं, कौन कितना है कौन कितना, हिसाब किताब करते हैं। चलिए हिसाब किताब करते हैं। देखिए हिसाब किताब में अब हमें ये पता चलेगा कि फियरस यानी कि आयरन राइट लेफ्ट साइड में 1 है पर राइट साइड में 3 है। ये कैसे हो सकता है, कोई बात नहीं, अब ये इसे हम लोग बैलेंस करेंगे ताकि हमारा लॉ फॉलो हो जाए। ध्यान से देखिए, सब समझ में आएगा। अब इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, चलो भैया हाइड्रोजन का काम सही है। इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन 4 है, ठीक है। तो ये दिक्कत तो आ ही गई। चलिए अब इन्हें बैलेंस करते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग एटम मतलब कि बैलेंस करते हैं इक्वेशन को, तो उस समय हम लोग जनरली हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के पहले जो होता है मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो कुछ भी है पहले उसे बैलेंस करने की कोशिश किया करिए, तब जल्दी से होता है। देखिए यहाँ पे पहले यदि हम लोग बात करें ऑक्सीजन के एटम की, तो हम लोग ये देखेंगे कि पहले कितना था, 1 था, बाद में कितना हो गया, 4 हो गया। तो यदि हमें इसे बैलेंस करना है, टू बैलेंस यानी कि यदि हमें इसे बैलेंस करना है तो हमें इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अरे भैया तभी ना 4 ठो होगा। मतलब कि ऑक्सीजन पहले कितना था, 1 था, बाद में कितना हो गया, 4। तो यदि मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा ना। मतलब कि यदि मैं लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन वाले एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा हिसाब बराबर होगा कि नहीं होगा। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, रुकिए अभी इधर लेके चलता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये है हमारा, अब यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन कितना है, 4। तो यदि मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या मेरा ऑक्सीजन 4 नहीं हो जाएगा, हाँ हो तो जाएगा। तब इस तरह से हम लोग इसे बैलेंस कर लेंगे, यानी ऑक्सीजन का लफड़ा ख़त्म, ठीक है। 4 मैंने बना लिया, बहुत अच्छा कर लिया। अब चलिए अब हम लोग और देखते हैं। अब हमारा क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह का अपीयरेंस सामने आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा जो फियरस है और हमारा 4 H2O और Fe3O4 प्लस में H2,
ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं किसके बारे में, हाइड्रोजन के बारे में देखते हैं। यार हाइड्रोजन पहले तो ठीक ठाक था, लेकिन जब हमने इसे बैलेंस किया तो हाइड्रोजन बेचारे का काम मतलब थोड़ा सा गड़बड़ा गया। तो चलिए इसे देखते हैं। देखिए हाइड्रोजन अब कितना है, 8 है। कैसे 8 है, ये 4 ये 2, 4 2 जा 8, तो हाइड्रोजन अब 8 है। लेकिन हमारे प्रोडक्ट में यानी कि एरो के इस साइड में हमारा क्या है, 2 है, यानी कि खाली 2 ही हाइड्रोजन है। तो यदि मैं इस साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो नहीं 8 हो जाएगा, हाँ हो तो जाएगा। बस वही तो करना है, एकदम सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, खाली आपको हिसाब किताब करना है। इधर 2 है इधर 4 है, तो एक काम करो, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधरों 4 कर दो, ठीक है। ऐसे ऐसे किया जाता है। तो हमने इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए अब ये हमारा सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि यार H2O यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पे भी 8 हो गया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4, लेकिन यहाँ पे हमारा जो फेरस है यानी कि हमारा जो आयरन है वो 3 है, पर यहाँ पे एक ही है। अब बताइए क्या करें, क्या करें हम, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, सिंपल। तो हमारा कहीं ना कहीं ये सब कुछ क्या हो गया, बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, वो बैलेंस हो जाएगा। अब हम लोग फिर से नंबर ऑफ एटम काउंट करेंगे जब बैलेंस हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे है 3 फेरस, यहाँ पे भी 3 फेरस, यहाँ पे 8H2O मतलब सॉरी 8H2 है, यहाँ पे भी 8H2 है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन है। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से अभी समराइज कर देता हूँ। उसके पहले थोड़ी सी एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। जब भी आप लोग बैलेंस कर रहे होते हैं तो उस समय आप लोगों को एक बातों का ध्यान देना होता है। बहुत बच्चे ये गलती करते हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ पे इसे भूल जाते हैं। जैसे ये 4 है ना, तो 4 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन में भी है ऑक्सीजन में भी है। ऐसा नहीं कि 4 का मल्टीप्लाई खाली हाइड्रोजन में है। बहुत बच्चे 4 2 जा 8 कर लेते हैं, यानी कि 8 एटम है हाइड्रोजन का, और ये कहते हैं कि एक ही एटम है ऑक्सीजन का। ये बहुत बड़ी गलती है, तो ऐसी गलती ना करें। 4 का मल्टीप्लाई, और बहुत बच्चे ये भी कर देते हैं कि पूरा मैथ वाले लगा लेते हैं कि भैया पूरा ये लेफ्ट साइड है, चलो इसमें पूरा 4 से मल्टीप्लाई कर दे। ऐसा भी आपको नहीं करना है, ठीक है। ये सभी कॉमन मिस्टेक्स है जो बहुत लोग करते हैं। ये वाली मिस्टेक समझ में आई ना। ऐसा नहीं कि जैसे मैथ में नहीं करते हैं कि लेफ्ट साइड में ब्रैकेट लगा के 4 से मल्टीप्लाई, ये वाला सिस्टम नहीं करना है। ये केमिस्ट्री है, मैथ नहीं है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद आप लोग को नंबरों को मतलब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना आ गया होगा। अब जब हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो उनकी फिजिकल स्टेट को भी लिखते हैं, मतलब सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है कि एक्वेस है। तो इन सभी चीज़ों को लिखने के लिए हम लोग जैसे गैस है तो जी लिख दो, लिक्विड है तो यल लिख दो, सॉलिड है तो यस लिख दो, एक्वेस है तो एक ही लिख दो। इसी तरह से हम लोग इसे डिनोट करते हैं। क्यों करते हैं, थोड़ा और मतलब इन्फॉर्मेशन दे दे, थोड़ा और अच्छा लगे, आप लोग कह सकते हैं। अब कभी कभी हम लोग इसके ऊपर क्या करते हैं, एक ऐसे एरो बना देते हैं, इसके ऊपर कुछ लिख देते हैं। ये हम लोग कंडीशन लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, ताकि हमें पता चले कि भैया ये हमारा रिएक्शन है जो इसी वजह से हुआ है। ये हम लोग अपने ही भलाई के लिए लिखते हैं। वैसे आप लोगों को अभी एग्ज़ाम में लिखें चाहे ना लिखें कोई मतलब नहीं है, पर यदि कहता है तो लिखना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो बस इस तरह से आपका एक ख़त्म होता है। चलिए एक बार समराइज़ कर लेते हैं। देखिए इस वीडियो हमने देखा मेनली कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंस करने के लिए पहला स्टेप डब्बा स्टेप हमें पहले एक डब्बा बनाना है सबके किनारे किनारे, फिर हिसाब किताब करना है किसी एक एलिमेंट को पकड़ के। मतलब कि पहले एक डिब्बा बना लीजिए, सबका हिसाब किताब देख लीजिए, किसी एक एलिमेंट को पकड़िए, उसका हिसाब करिए। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन का हिसाब हुआ है ना, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने दूसरे का मतलब बैलेंसिंग किया, मतलब जितना राइट साइड में है उतना ही लेफ्ट साइड में कर दीजिए, ठीक। एरो के जितना राइट साइड में उतना लेफ्ट साइड में कर दीजिए। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ में आया होगा। यदि यहाँ तक आ चुके हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब कर लीजिएगा।